एसएसटी मुक्तांगण, जिथे व्यक्त होतात मुक्त विचार, मुक्त मन। नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण। जी हाँ, आज हम एसएसटी मुक्तांगण के स्टूडियो से बाहर निकले हैं एक ऐसे फनकार के, एक ऐसे कलाकार की खोज में जो एसएसटी महाविद्यालय के सटीक रहता है और 10 सालों से पर्यावरण पूरक, इको फ्रेंडली गणेश मूर्तियां बना रहा है। अगर आप किसी कला में निपुण हो और आपकी वही कला लोकरंजन एवं प्रबोधन करे तो उसका मूल उद्देश्य सफल होता है। बिल्कुल रुपेश इंदुलकर इनके जैसा। रुपेश एक इंद्रधनुष समान कलाकार है। उत्कट अभिव्यक्तता उसका स्वभाव है। वह शब्दों से कम और अपनी कला के माध्यम से अधिक व्यक्त होता है। एक उत्कृष्ट मूर्तिकार, चित्रकार, लेखक, कवि, गायक, निवेदक, ग्राफिक डिजाइनर जैसी कई सारी कलाओं का संगम है यह शख्स। लेकिन गणेश मूर्ति बनाने की उसकी यह कला समर्पित है इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाने के लिए। 10 सालों से भी अधिक वक्त से यह उसकी कला समाज में प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठा रही है और सच्ची श्रद्धा की तरफ भक्तों को ले जा रही है। आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगण के अतिथि वक्ता है सुप्रसिद्ध मूर्तिकार, चित्रकार रुपेश इंदुलकर। मैं लेकर चलता हूँ उनके ही वर्कशॉप में, आइए। जी हाँ, हमारी एसएसटी मुक्तांगण की टीम आ पहुंची है मानेरे गांव के विलास जोशी चौल में, जहां पे रहते हैं रुपेश इंदुलकर और उनका समर्थ आर्ट क्रिएशन। चलिए आइए मिलते हैं रुपेश इंदुलकर इनसे। रुपेश भाई जिंदाबाद। हेलो, कैसे हो? आप कैसे? बस बढ़िया। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि 21वीं सदी में हमारा जल प्रदूषण का प्रमाण कितना बढ़ चुका है, जिससे केवल इंसान ही नहीं, यहाँ के जानवर, पशु पक्षी, मछलियां और पेड़ पौधे भी आहत हो रहे हैं। जी हाँ, इस पर्यावरण को बचाने के लिए कई सारे हाथ जो है वो आज जुटे हुए हैं। उन्हीं में से एक हाथ है हमारे मूर्तिकार रुपेश इंदुलकर जी। रुपेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। नमस्कार। सबसे पहले मेरे समर्थ आर्ट क्रिएशन में मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं और मुझे खुशी है कि मेरे जैसे छोटे से कलाकार को आज आपके एसएसटी कॉलेज के मुक्तांगण के माध्यम से आप मेरा एक छोटा सा इंटरव्यू लेने आए हैं। मुझे एक बात से और कहनी है कि पिछले 10 साल से मैं यहाँ ही रह रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे नज़दीक ही ये है एसएसटी कॉलेज और बहुत अच्छा लग रहा है कि एसएसटी कॉलेज ये सिर्फ किताबों में गड़े हुए नहीं है, तो साथ ही साथ कला संस्कृति के माध्यम से भी अच्छे से अच्छे उपक्रम वहाँ पे हो जाते हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि, और मैं देखा है कि यहाँ से उल्लासनगर में 4 या 5 नंबर तक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज के लिए कोई ऐसा कॉलेज नहीं था। तो एक बहुत ये गौरवशाली बात है कि यहाँ से लेके मीन्स मानेरा गांव, आश्रय गांव, हाजी मलंग रोड से नेवाले से के बहुत सारे होनहार बच्चे हैं, लेकिन आर्थिक दुर्बलता के हिसाब से उनको आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो उनकी पढ़ाई, उनको एक अच्छा सा विद्या केंद्र, एक एसएसटी कॉलेज मिला है, तो मुझे भी उसके लिए मैं भी उनका स्वागत करता हूँ और उनको ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ बस। और आप मेरे जैसे कलाकार को एक इंटरव्यू लेने के माध्यम से, सिर्फ ये इंटरव्यू नहीं है बल्कि मुझे ये कहना है कि हम इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये गणेश उत्सव जो होता है ये सिर्फ श्रद्धा का माध्यम नहीं है। बिल्कुल रुपेश जी, जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि एसएसटी महाविद्यालय कई सालों से एसएसटी का राजा यह गणेशोत्सव मनाता है, लेकिन हमारी मूर्तियां जो होती है वो टोटली इको फ्रेंडली होती है। हमारा डेकोरेशन भी इको फ्रेंडली होता है। अच्छा, जो समाज में एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि आज भले हम कहीं उत्सव मनाते मनाते
उन्माद की तरफ तो नहीं झुक रहे हैं। बरोबर. और आप जैसे जो कलाकार हैं, वो भी अपनी कला के माध्यम से इसी मैसेज को समाज में संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा रूपेश जी कि आप यह गणेश मूर्तियाँ बनाने का हो या दुर्गा की मूर्तियाँ बनाने का मूर्तिकार करके आज आप उल्लासनगर में जाने जाते हैं। तो ये कला की जो विरासत है, आपको कहाँ से मिली? ये कला की विरासत मुझे मेरे घर से ही मिली है। मतलब मेरे पापा भी बहुत अच्छे मूर्तिकार हैं। हुँ, हुँ। और मेरे पापा के नाना, उनके यहाँ पे भी आज भी वहाँ पे गणेश मूर्तियाँ बनाते हैं और वो अच्छा कला केंद्र है वहाँ पे। तो वहाँ से बचपन से मैं सीखते-सीखते आया हूँ। और उल्लासनगर में भी जब मैं स्कूल में जाता था, तो मराठा सेक्शन में बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं वहाँ पे, आज भी है। तो वहाँ पे देखते-देखते आज मैं ये जो कर रहा हूँ, ये उन सबको मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो सब मेरे गुरु ही है। अच्छा। हाँ, और मेरा जो ये फर्म है समर्थ आर्ट क्रिएशन, ये फर्म मैं 10 साल से कर रहा हूँ। मैं अंधेरे में जॉब करता था, तो वहाँ पे हमारे ऑफिस में गणेश उत्सव मनाया जाता था। तो एक दिन मेरे बॉस को बोला कि भाई आप पीओपी का मंगाते हैं? तो वहाँ पे एक बार मैंने बॉस से बोला कि बॉस क्या अगर आपको मूर्ति बना के दूँ तो चलेगा? हुँ, तो हुँ। बॉस बोले हाँ क्यों नहीं? आपको बनाना आता है? मैं बोला हाँ, छोटा-मोटा बना लेता हूँ। तो उस दिन से आज 10-11 साल हो गए, मैं अपने हाथों से मूर्तियाँ बनाता हूँ। क्या बात है! क्या हाँ, बात है! और मेरी तभी मेरे ऑफिस की तभी एक मूर्ति थी। आज मेरे यहाँ पे खुद अपने हाथों से बनाता हूँ, मैं 21 मूर्तियाँ बनाता हूँ। क्या बात है! क्या बात है! लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हाल ही में एक ट्रेंड आया हुआ है कि पीओपी की मूर्तियाँ जो कम दामों में भी मिलती है और आसानी से बन जाती है। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं हम हमारी आस्था को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ठेस पहुँचाते हैं। और आज समाज बहुत तेज़ी से इस बारे में जागृत हो रहा है। सरकार भी और समाज भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है कि हम इको फ्रेंडली गणेशोत्सव सब जगह पे मनाया करें। तो रुपेश जी, आज के दौर में आपको क्या लगता है कि इको फ्रेंडली गणेशोत्सव हो या नवरात्रोत्सव हो, कोई भी उत्सव हो, मनाना कितना ज़रूरी है? देखिए, ये आप और मैं बोलने से नहीं होता। ये दरअसल सब लोगों ने सोचना चाहिए, जिसके घर में मूर्ति बिठाते हैं तो उन्होंने सोचना चाहिए कि मैं समाज का एक नागरिक हूँ, तो मेरा दायित्व क्या है? बिल्कुल। मेरा दायित्व ये है, अभी मेरे तरफ से मैंने खुद से शुरू किया है कि मेरी ये जो 21 मूर्तियाँ जो है, ये सब मिट्टी से बनती है और ये जिनके घर में बैठती है, तो वो घर पे ही विसर्जन करते हैं। अच्छा। और उसकी जो मिट्टी रहती है, वो वापस मेरे यहाँ पे लाके देते हैं। तो अगले साल मैं वो यूज़ करता हूँ मैं। तो यानी कि मैं तो यही सोच रहा हूँ कि भई मैं पर्यावरण को हेल्प करूँ। बिल्कुल। हाँ, मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँ। अगर मेरे जैसे अगर हर लोगों ने सोचा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की उनको ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि ये प्रकृति हमें कितना कुछ देती है, हाँ, पानी देती है, फल हाँ। देती है, हुँ, हमें इतनी छाँव देती है। अगर हम उसी को बर्बाद करने पर अगर तुले रहेंगे तो आने वाली नस्लों को हम लोग विरासत में क्या देंगे? वही तो। ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है। हाँ, लेकिन आप जो ये मूर्तियाँ बनाते हो आज जैसे कि आपने कहा कि एक मूर्ति से लेकर आज आपकी कई मूर्तियाँ एक्सपोर्ट भी होती है। तो हाँ। मूर्तियाँ बनाने की जो प्रक्रिया होती है, टोटली किस तरह की होती है आपकी? अ, मीन्स ये जो मट्टी रहती है यहाँ पे कल्याण में मिलती है, हाँ। तो मैं वहाँ से लाके ये बनाता हूँ तो मूर्ति। गणेशोत्सव शुरू होने से पहले मिट्टी खरीदनी पड़ती है जी, आपको? ओके। जी। तो उसके लिए सिर्फ़ इसके लिए टाइम लगता है, हुँ, बहुत हुँ। टाइम लगता है। एक मूर्ति बनने में अगर कंटिन्यू अगर आप दिन भर बैठो तो एक 2-4 दिन लगते हैं एक मूर्ति के एक लिए। मूर्ति बनने में। अच्छा, और ये जो मिट्टी होती है इसे क्या कहते हैं? इसे शाड़ू माती बोलते हैं हुँ, हुँ। मराठी, और ये गुजरात से आती है। तो ये और इसमें अगर देखो तो चिकनाहट रहती है इसमें, ताकि मीन्स स्मूथनेस आता है हुँ, इसमें। हुँ, हुँ। ये जो मूर्ति बनी ये कस्टमर के ऑर्डर से बनी हुई। हुँ, हुँ, हुँ। जैसे ये मूषक है, मूषक पे बनाए हुए। तो कोई मूषक पे कहता है, कोई फूल में बिठाया लगता है, कोई बोलता है कि मेरे को बाल गणेश चाहिए। भक्तों के उनकी इच्छा के उनके अनुसार। ऑर्डर के अनुसार मैं मूर्तियाँ बनाता हूँ मैं। हुँ, फिर उसको मूर्ति बनने के बाद इसको लगते हैं 2 से 4 दिन लगते हैं। हुँ, हुँ। 4 दिन के बाद इसको सुखाना होता है। इसके बाद में फिर से इसको घसाई होती है, पॉलिश होती है। पॉलिश हो जाने के बाद एक व्हाइट वॉश मारते हैं हम लोग हुँ, कलर, हुँ, हुँ, हुँ। सफ़ेद कलर। सफ़ेद कलर के बाद
बॉडी कलर, बॉडी टोन आता है। जैसे जो ये अभी ये जो मूर्ति बनी है, ये भी अच्छा मूर्ति मैंने हाथ से बनी है कंप्लीट। पूरी हाथ से बनाई जी, हुई है। जी। ओके। तो ये मूर्ति को अभी बॉडी कलर लगा है। तो उसके हम्म, बाद में बॉडी कलर, फिर स्प्रे गन से लेके हम लोग उसको डिटेलिंग करते हैं। फिर उसको कपड़ा पहनाना होता है। आजकल कपड़े पहनाने के बहुत ये है, तो लोगों को कपड़े, पगड़ी, धोती, वो सब ओरिजिनल चाहिए, तो ये सब ओरिजिनल पहनाया जाता है। अच्छा। इसको बाद में फिर मेरा भाई है जो उसको गोल्डन जो ऑर्नामेंट, उसको गोल्डन कलर लगवाता है। ओके। तो ये प्रोसेस है, इसको लेंदी प्रोसेस बोलते हैं। जिसको इतना पीओपी को नहीं लगता उतने यहाँ पे मट्टी के उसको लेंदी प्रोसेस रहती है उसके बहुत। इतना सारा होने के बाद जी, में वो गणेश मूर्ति हमें नयन जी, रम्यता का जी। अनुभव देती है। एक मूर्ति कम से कम ये जो चक्री होती है, इसको चक्री कहते हैं इसको। यहाँ पे चक्री में इसको 7 से 8 बार आती है। अच्छा। हाँ। तो रूपेश जी, आपको क्या लगता है कि पर्यावरण बचाते-बचाते हमें अगर सच्ची श्रद्धा भी करनी है, तो समाज ने कौन से कदम उठाने चाहिए? अभी ये बात ना मैं और आप बता सकते हैं, तय कर सकते क्योंकि हैं। हाँ, इसको इसको कोई ऐसा ना केवल एक परिमाण नहीं है। जी, बिल्कुल। तो मैं वो नहीं हर एक पट्टी लगा कि ऐसा चलना है, वैसा रहना है, नहीं। आप और मैं उतने बड़े नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ। हर एक इंसान ने सोचना चाहिए कि मेरा गणेश उत्सव कैसा मनाया जाए। मेरा गणेश उत्सव समाज को प्रेरणा देने वाला हो। कहीं हार्म तो नहीं है ना? हुँ, हुँ। तो प्रेरणादायी है, अच्छा है। मेरे गणेश उत्सव से कुछ कुछ लोगों को तकलीफ तो नहीं हो रही है। हाँ, ये सोचने चाहिए। गणेश उत्सव का मूल उद्देश्य ये है कि हम हमारे काम के व्यस्त होने के कारण यहाँ-वहाँ बिखरे रहते हैं जी। और हमें मुझे लगता है कि लोकमान्य इसलिए तो तिलक लोकमान्य तिलक ने जी ने कि ये गणेश उत्सव मनाया था, ताकि सब इकट्ठा आए और उस उत्सव के दौरान आपके जो विचार विनिमय हो, एक दूसरे के साथ बातचीत हो, विचारी धारा जो समझ में उसका आए। आदान-प्रदान जी, हो। जी, जी, बिल्कुल। कभी-कभी हम उत्सव मनाते-मनाते ये भूल जाते हैं, हमने देखा है कई सारी गणेश उत्सव की खत्म होने के बाद में मूर्तियाँ नदी में, नालों में, समंदर किनारे अस्त-व्यस्त इर्द-गिर्द पड़ी रहती है। तो बड़ा दुःख होता है और मुझे लगता है कि एक प्रकार से ये हमारी मूर्तियों की विटंबना भी हो सकती है। तो रूपेश जी, जाते-जाते आप हमारे छात्रों से या दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं दर्शकों से यही कहना चाहता हूँ कि अम, ये जो आर्ट है, ये जो कला है, मैं तो हर एक बच्चे से यही कहना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई करें, लेकिन साथ ही साथ, पढ़ाई के साथ ही साथ ये जो आर्ट है, जैसे कि ये मूर्ति कला है, पेंटिंग हो, या तो फिर डांस हो, या तो सिंगिंग हो, बहुत से कला में तो बहुत सारे हैं। तो ये हर एक का एक तो गुण अपने अंदर चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि ना पढ़ाई से आपका ज्ञान बढ़ेगा, लेकिन इससे आपको रोटी भी मिलेगी। ये फूला देशपांडे कह के गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई के साथ कुछ एक तो आपके अंदर कला होनी चाहिए। तो मैं तो बोलता हूँ कि एसएसटी कॉलेज के बच्चों को भी यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनमें अगर कोई होनहार बच्चा हो, तो उनको अगर ये कला सीखनी हो, तो मैं उनको सिखाऊँगा। क्या बात! दर्शकों को बताना चाहूँगा कि रूपेश इंदुलकर जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, जितने अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, जितने अच्छे मूर्तिकार हैं, उतने ही अच्छे गायक भी हैं। तो जाते-जाते रूपेश जी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे दर्शकों को अपने इस गीत के माध्यम से कोई पैगाम ज़रूर दें। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इंसान ने खुद के लिए जीना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए एक अपना दायित्व संभाले। बिल्कुल। और मुकेश जी की कुछ लाइन मुझे याद आती है, तो वो बहुत अच्छे, और वो ये आपका जो अभी सवाल था, हुँ, हुँ, हुँ। उस सवाल को रिलेट कर रहा है। बिल्कुल। तो मैं वो कुछ 2 लाइन गुनगुनाता हूँ। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। क्या बात है! माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार,
किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। जी हाँ दोस्तों, हमारी ज़िंदगी किसी के काम आइए, जीना इसी का नाम है। और मुकेश जी का यह गीत भी यही संदेश देता है कि आपका जीवन दूसरों के लिए समर्पित होना चाहिए। इसी मुद्दे पर हम रुकते हैं और इस इंटरव्यू के माध्यम से आशा भी करते हैं कि हमारे दर्शक जो है इको फ्रेंडली गणेशोत्सव मनाने में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे। रुपेश जी, मैं आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकालकर हमारे छात्रों से, हमारे दर्शकों से अपने अनुभव यहाँ पर सम्मिलित किए। आपका बहुत-बहुत आभार। मैं भी आपका आभारी हूँ।